नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ग्रह दृष्टि प्रभाव। ये एक ऐसा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम लेकर, जिस कार्यक्रम को आज से 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कार्यक्रम रुक रुक करके लंबे अंतराल के बाद आप सबों के सम्मुख आता रहा है। देखा जाए तो आज से 2 वर्ष पूर्व जब इस विषय को मैंने आप सबके सम्मुख रखा था, लग्न पर, चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि से किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12 भावों पर ग्रहों की दृष्टि से कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, ये चर्चा तो कब की पूर्ण हो जानी चाहिए थी। लेकिन देखा जाए तो अब तक हमने लग्न, चंद्रमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन भावों पर ग्रहों की दृष्टि से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, केवल इन्हीं 5 भाव और एक चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा पर, यानी 6 पार्ट इस कार्यक्रम के अब तक बन पाए हैं। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने अगर ये कार्यक्रम नहीं देखा तो ये बहुत चर्चित कार्यक्रम रहे हैं, दर्शकों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप भी जाकर के देखें और उसका आनंद उठाएं। आज चर्चा जन्म कुंडली के 6ठ भाव की है। क्या है ये भाव? रोग, रिपु और ऋण। इस भाव पर सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि का पड़ना किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है आपके जीवन में, आज इस विषय को हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जितने भी ज्योतिष के प्रवर्तक मर्मज्ञ ऋषि रहे हैं, उनका जन्म कुंडली के 6ठ भाव पर ग्रहों की दृष्टि के बारे में बहुत अच्छा प्रभाव उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन मैं, चूंकि अब जो आप लोगों के सम्मुख कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूं बीते कई दिनों से, देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हर दिन मंथन की आवश्यकता महसूस करता है। ज्योतिष के जो प्रवर्तक ऋषि रहे हैं, उन्होंने जो बातें कह दी वही ज्योतिष का मूल आधार है। लेकिन समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, क्योंकि ज्योतिष देश, काल, परिस्थिति का विज्ञान है, तो बहुत सी बातों में अंतर, प्रभाव में अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि जन्म कुंडली के 6ठ भाव पर ग्रहों की दृष्टि के बारे में ज्योतिष के प्रवर्तकों की आप पढ़ें तो उन्होंने बहुत अच्छी बात तो नहीं कही है इसके लिए, लेकिन अनुभव में ऐसा नहीं आता है। अनुभव में तो कुछ और ही आता है, और वो क्या है, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। वैसे तो आप अगर मेरे दर्शक हैं तो आपको आपकी जन्म कुंडली रट रट के याद होगी। आइए, जन्म कुंडली का 6ठ भाव। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य की। इनके पास एक दृष्टि है, ये जहां भी बैठते हैं वहां अपनी 7वीं दृष्टि वहां से डाल लेते हैं। 6ठ भाव पर सूर्य की दृष्टि के बारे में ही अगर सबसे पहले शुरुआत करें तो ज्योतिष के मर्मज्ञ बहुत अच्छा नहीं कहते। वो कहते हैं जातक नेत्र रोगी होता है, सत्य है, दो मत नहीं है। कहते हैं जातक झूठा होता है, नींद की कमी से परेशान और कहीं ना कहीं बेचैन रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, सत्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो आप कमोबेश महसूस करेंगे। हो सकता है अगर उम्र के छोटे पड़ाव पर हो तो आपको नींद अधिक आती हो, लेकिन सूर्य का वहां बैठना नींद से संबंधित परेशानी ले आएगा। कुछ अच्छाइयां भी हैं। क्या? जन्म कुंडली के 6ठ भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से जातक निसंदेह शत्रुहंता बन जाता है। हाँ, जन्म कुंडली के 12वें भाव में जब सूर्य होते हैं तो ऐसी अवस्था में जातक दिखाने को, यानी अहंकार को, समाज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, चाहे झूठी सान आप उसको कह लीजिए, बनाए रखने के लिए बेतहासा खर्च करने वाला होता है। अब वहां पर बैठे सूर्य शत्रुओं पर अपना दबदबा कायम करने के लिए, शत्रुओं पर अपना प्रभाव जमाने के लिए भी कहीं ना कहीं जातक के धन का नाश कराने वाले हैं। सूर्य के 6ठ भाव पर दृष्टि के कारण ऐसा देखने में आता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी विच्छेदात्मक है, तो यहाँ से मामा का भी विचार होता है, तो जातक को बहुत ज़्यादा मामा का सुख प्राप्त नहीं हो पाता, या संभव है कि मामा के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे न हों। लेकिन रोग, रिपु और ऋण के मामले में मैं आज इस कलयुग में सूर्य की दृष्टि को 6ठ भाव पर बहुत बढ़िया कहूंगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 12वें में बैठे ये सूर्य अगर पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो संभव है कि जातक कोर्ट कचहरी का चक्कर
खाने लगे। लेकिन हमारी चर्चा षष्ठ की है, तो षष्ठ भाव पर सूर्य की दृष्टि से रिपु के मामले में यानी शत्रु के मामले में तो कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक शत्रु विजयी होता है, अपने शत्रुओं पर उसका वर्चस्व होता है। शत्रुओं की इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं होती कि उसके सम्मुख आकर के उसके मुख पर उसकी कमी को गिना जाए। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है। ऋण के मामले में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक है, फलतः ऋण से वो थोड़ा परेशान हो सकता है। एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहां जो अंक लिखे हुए हैं उस पर मत जाइएगा, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिएगा। मैं भाव की चर्चा कर रहा हूं, अंक की नहीं। ये काल पुरुष की कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी भाव बना हुआ हो। अब ये अलग बात है कि यहां पर षष्ठ भाव में मंगल का संबंध हो, षष्ठम भाव से मंगल जुड़े हुए हो, उनकी राशि बन रही हो और तब सूर्य की दृष्टि हो और आपने कहीं पैसा दे दिया हो, तो बिना लड़े सामने वाले से बिना लड़े कहां आपको पैसा प्राप्त होगा। लेकिन ऋण और रोग दोनों के मामले में सूर्य की दृष्टि का षष्ठ पर पड़ना ठीक है। रोग के मामले में, ऋण और रिपु के मामले में ठीक है। रोग के मामले में थोड़ी परेशानी संभव है, जैसे आंखों से संबंधित परेशानी। ऐसे जातकों को एक अज्ञात भय पीड़ित करे। देखिए, जो बहुत दिखावा करने वाले होते हैं वो भीतर ही भीतर डरे हुए भी तो होते हैं, कहीं उनकी पोल पट्टी न खुल जाए। तो एक अज्ञात भय उनके मन में होता है। व्यर्थ का तनाव भी वो अपने जीवन काल में पाल लेते हैं। नींद की कमी भी इसी के चलते बनी रहती है। संभव है कि ऐसा जातक अगर सरकारी नौकरी इत्यादि में हो तो कई बार वो फंस भी सकता है, उसके ऊपर आरोप लग सकते हैं, उसकी जांच उसके ऊपर बैठ सकती है। तो थोड़ी परेशानी तो आती है, जिसके चलते व्ययाधिक्य भी बनता है, मानसिक अशांति, तनाव भी उसको बना रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में ब्लड प्रेशर की शिकायत कई बार ऐसे जातकों को हो जाती है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को हार्ट से संबंधित परेशानी की संभावना, पेट जन्य रोग की संभावना भी बनी रहती है। तो हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहती है। और अगर जातक दिखावे में ही जी रहा हो, खान पान पर अपने नियंत्रण न रखता हो, तो सूर्य की षष्ठ भाव पर दृष्टि का पड़ना स्वास्थ्य में परेशानी को ही दर्शा रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। अब अगर हम बात जन्म कुंडली में षष्ठ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि का करें, क्योंकि अब सूर्य के बाद बारी चंद्रमा की ही आती है, तो चंद्रमा की दृष्टि से क्या होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। चंद्रमा को भी नेत्रजन्य रोग दिलाने वाला माना गया है, लेकिन कब? जबकि वो किसी पापग्रह से दृष्ट हो। सूर्य और चंद्रमा दोनों के लिए कहा जाएगा, जबकि वो पापग्रह से दृष्ट हो तो नेत्रजन्य पीड़ा वो उत्पन्न करने वाले होते हैं। चंद्रमा का जन्म कुंडली के 12वें भाव में होना भी, जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष के जो प्रवर्तक हैं बहुत अच्छा तो नहीं कहते, लेकिन अनुभव में जो आ रहा है उससे मैं आप सबों के सम्मुख रखने वाला हूं, उसे बताने वाला हूं। आमतौर पर देखा जाए तो चंद्रमा का जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर होना कई मामलों में ऐसा जातक तो बड़ बोलेपन का शिकार हो जाता है। सूर्य में भी होता है, चंद्रमा में भी होता है। सूर्य में बड़ बोलेपन को सत्य करने में लगा रहता है, चंद्रमा में बोलकर निकलने के चक्कर में रहता है। सूर्य में जो बोल दिया उसे सिद्ध करना चाहता है, चंद्रमा में जो बोल दिया उसे बोलने के बाद अब निकल जाओ यहां से, उसकी सोच बन जाती है। ये चंद्रमा व्ययकारक तो होते ही हैं। षष्ठ पर जो दृष्टि पड़ती है तो कफ जन्य रोग की संभावना उत्पन्न करते हैं, तो स्वास्थ्य में ये परेशानी ला देते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मातुल कष्ट तो मैं नहीं कहूंगा, माता इत्यादि मामा को कोई विशेष कष्ट तो नहीं होता, पर संबंध की भी बात अगर करी जाए तो कोई उसमें बहुत बुराई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि ये चंद्रमा कैसे हैं, पापग्रह बने हुए हैं या शुभ ग्रह। अगर पापग्रह बने हुए हैं तब तो मामा के साथ भी थोड़ी बहुत परेशानी और रोग रिपु ऋण के मामले में ठीक ठाक ही कहा जाएगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं मामा के साथ संबंध तो ठीक होंगे, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी जातक के जीवन काल में, जिसमें कफ जन्य रोग, रक्त जन्य विकार और सबसे बड़ी परेशानी, और वो क्या, अवसादग्रस्त रहना। जातक भीतर ही भीतर मानसिक रूप से जूझता रहेगा, परेशान रहेगा, व्यर्थ की चिंता करेगा, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेगा जिसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सूर्य 12वें में बैठे हैं, चंद्रमा मन है, वो मन का इतना व्यय करेगा कि बेवजह की बातें। जैसे एक उदाहरण से देखिए, मान लीजिए राह चलते उसकी किसी से किसी बात पर तू मैं हो गई। अब वो दिन भर सोचता रहेगा। पहले तो ये सोचेगा कि उसको ऐसे जवाब देना चाहिए था, उसको ऐसे जवाब, इतनी बातें वो खुद से करेगा कि थक जाए। इसके बाद बातें ही खत्म नहीं होती। इसके बाद बारी आ जाती है एक नया खेल। क्या?
कहीं वो व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया, कुछ कर दिया, तो वो अब उसके दिमाग में अब एक नई समस्या, यानी चंद्रमा का यहां होना इस मामले में बहुत परेशानी उत्पन्न करता है, मानसिक अशांति, और इसके चलते संभव है ऐसे जातक को नींद से संबंधित परेशानी भी हो, नींद की कमी भी उसको महसूस हो, तो नींद से संबंधित तकलीफ से भी वो गुजरने वाला है, उसको ये दिक्कत आएगी, यानी चंद्रमा में ये कष्ट होगा। अब ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि चंद्रमा के लिए दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा आपका पाप ग्रह बना हुआ है तो ये परेशानी इस कदर नहीं होगी, शुभ ग्रह बना हुआ है तब ये परेशानी आएगी। मामा के साथ संबंध पाप ग्रह के होने से, यानी चंद्रमा के पाप ग्रह होने से मामा के साथ संबंध खराब होगा, शुभ ग्रह होने से मामा के साथ संबंध तो खराब नहीं होगा, परंतु इस तरह की मानसिक व्यथा उसके जीवन काल में बनी रहेगी। षष्ठ भाव पर चंद्र के दृष्टि के बारे में इससे ज्यादा और कोई बात तो नहीं समझ में आती है, यही एक है मानसिक अशांति। अब इसी के चलते अनिद्रा इत्यादि की शिकायत भी उसको हो जाती है और बाकी कोई दिक्कत नहीं कही जाएगी। बारी आती है षष्ठ भाव पर मंगल की। इस ग्रह की चर्चा हमें समझनी होगी क्योंकि इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ विचारणीय है। इन तीन भावों में बैठकर के मंगल इस षष्ठ भाव पर दृष्टि डालेंगे, और अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आपको बताना नहीं होगा, आप जानते हैं क्या कि मंगल की यहां पर दृष्टि का पड़ना मतलब धन तो अपने पिता को भी मत दीजिएगा, उधार दान दे दीजिए, दे दीजिए, आपको चाहिए नहीं, उधार मत दीजिएगा। उधार पिता को भी दिया तो लौट कर नहीं आएगा और पिता शत्रु बन जाएंगे। परंतु एक और सूत्र मैंने समझाया था कि मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हों तो यह एक अच्छी बात है कि ऐसा जातक अगर कर्ज लिया हो तो अपने आने वाली पीढ़ियों पर कभी भी कर्ज छोड़कर नहीं मरेगा, अर्थात वो कर्ज चुकता अवश्य करेगा। मंगल की दृष्टि के बारे में सबसे पहले तो हम यहां से बात करेंगे, क्योंकि मंगल इस भाव के कारक ग्रह हैं, अतः इनकी दृष्टि का षष्ठ भाव पर पड़ना, अगर षष्ठ भाव में पाप ग्रह हो कोई जैसे राहु या शनि, तो उस अवस्था में ये दुर्घटना कारक स्थिति उत्पन्न कराएंगे। लेकिन बाकी के मामलों में ऋण से, रोग से, रिपु से ये आपकी सुरक्षा भी करेंगे। हम बात कर रहे हैं लाभ भाव से। लाभ भावगत मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर हो तो रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से सुरक्षा का ये कारण अवश्य उत्पन्न करेंगे। तृतीय भाव की यदि हम चर्चा करें तो यहां से मंगल की दृष्टि भी कमोबेश, चूंकि पराक्रम भाव के कारक बनकर के पराक्रम में बैठे हैं और षष्ठ पर उनकी दृष्टि रोग, रिपु, ऋण से आपकी सुरक्षा करने वाली होगी, अर्थात मंगल की दृष्टि को इन दो भावों से मैंने अच्छा कहा। 12वें में मंगल को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, गौर करिएगा, मैंने कहा कि ऐसे मंगल के होने से आप अपने आने वाले वंशजों पर, पीढ़ियों पर ऋण छोड़कर नहीं मरेंगे, ये ठीक है, परंतु 12वें का मंगल परेशानी खड़ा करता है, ये भी नेत्रजन्य पीड़ा उत्पन्न कराते हैं और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर जीवन काल में लगवा देते हैं। साथ ही साथ जल्दबाजी के कारण, बिना विचारे कदम उठा लेने के कारण सदैव ऐसा जातक अपने जीवन काल में मुसीबतों को जन्म देता रहता है, यानी उसकी समस्या बाहर से नहीं आती, वो मुसीबत खड़ा करता है, परेशानी खड़ा करता है, व्यय उसके जीवन काल में बेतहासा लगा रहता है, पैसे आएंगे और चले जाएंगे, कई बार तो निरर्थक व्यय, यानी सार्थक व्यय उसे नहीं कहा जाएगा, निरर्थक व्यय में वो लगा रहता है और उसके पैसे धन व्यय हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो यहां से मंगल में फायदा कुछ था लेकिन नुकसान भी है। षष्ठ पर मंगल की दृष्टि से कोई बड़े रोग की तरफ इशारा तो नहीं देखा गया, आंखों की परेशानी होते देखी गई है, बाकी रोग इत्यादि से वो रक्षा ही करेंगे, कोई क्योंकि पापग्रह उस भाव के कारक हैं, तो जब कारक ग्रह जिस भाव का कारक होता हो उस भाव पर दृष्टि डाले तो उस भाव को वो कभी खराब नहीं करता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि यहां पर अगर और कोई पापग्रह बैठा हुआ हो तो उसमें दुर्घटना इत्यादि की संभावना, जलन इत्यादि नहीं, जलना, मंगल अग्नि है तो जलने इत्यादि की संभावनाओं को ये बढ़ा देते हैं, या ऐसे मंगल राहु केतु से संबंधित हो जाए तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा देते हैं। लेकिन बाकी मामलों में आप मंगल अगर आपकी कुंडली के इन भावों में बैठे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है। मूल बस एक ही बात याद रखिएगा, धन मत दीजिएगा, किसी को भी नहीं, चाहे वो आपका कितना भी परम प्रिय क्यों ना हो, धन दे दिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, कमोबेश यदि हम बुध की चर्चा करें, मंगल को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ठीक है मंगल अब वहां पर मुझे कुछ और नहीं लिखना है, बुध इनके पास भी एक ही दृष्टि है, सप्तम वाली दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो वहां वो नीच के होते हैं, परंतु बुध को षष्ठ में
कुछ मामलों में खराब और कुछ मामलों में अच्छा माना गया है। खराब कौन सा मामला है और अच्छा कौन सा मामला है? 12वें भाव के बुध के कारण ऐसा जातक बकवादी प्रवृत्ति का होता है, बात बात पर तर्क वितर्क उतर्क करने वाला, बातों बातों में लड़ने झगड़ने वाला। लड़ाई कैसी, मारा पीटी वाली नहीं, बोलना बंद ही नहीं करता, वो बोलते रहेगा, तर्क वितर्क करते रहेगा। आप एक लाइन उठाइए, उस पर शुरू हो जाएगा वो। हालांकि ऐसे जातकों के मामले में स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखी गई है, त्वचाजन्य रोग से वो ग्रसित होता है, रोग उसको परेशान करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने जीवन काल में कुमित्र अर्थात गलत लोगों की संगति में आकर के मुसीबत में पड़ते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसके 12वें में बुध बैठे हैं तो ये मूल मंत्र याद रखिए कि उस बच्चे को कुमार्ग पर जाने से, गलत संगति में जाने से आपको बचाना होगा, वो गलत संगति में जाएगा। एक और बात याद रखिए, बुध के 12वें में होने से मैंने देखा कि ऐसे लोग गलती कर नहीं रहे हैं पर पकड़े यही जा रहे हैं। कारण बुध कुमार ग्रह है, बालक, तो लोगों को आसानी से विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोलता बहुत है, ये बोलता बहुत है, तो लोगों को आसानी से विश्वास हो जाता है कि गलती इसी ने किया होगा। गलती जबकि किसी और ने किया हो, नाम इसी का बदनाम होता है और फंस जाता है, मारा जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध 12वें में बैठे हैं तो किसी और के भी है, ध्यान रखना है। मामा इत्यादि के पक्ष में इस बुध से कोई कष्ट नहीं देखा गया। रोग की बात करूं तो त्वचाजन्य रोग की कुछ संभावनाएं बनती हैं। एलर्जी इत्यादि जातक के जीवन काल में छोटा मोटा लगा रहता है। ऋण और रिपु के मामले में भी कोई विशेष परेशानी इस बुध के षष्ठ पर दृष्टि से देखने में नहीं आई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा जातक ऋण से और रिपु से बहुत कोई परेशान होगा। बुध के षष्ठ में होने से रिपु सदैव खड़े रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बचने का भी रास्ता ढूंढ ही निकालता है। क्योंकि एक अच्छी बात और भी होती है 12वें में बुध के होने से, चातुर्यता उसके अंदर होती है। ऐसा जातक चतुराई के मामले में कमजोर नहीं होता, चतुर होता है। अब यही बात है कि कई बार फंस भी जाता है लेकिन चतुर होता है, तो ये ठीक भी है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध के षष्ठ भाव पर दृष्टि प्रभाव को और किसी मामले से नहीं जोड़ा गया। सामान्य इतनी ही बातें बुध के षष्ठ भाव पर दृष्टि प्रभाव से आती है। अब हमारे लिए जिस ग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है वो 2 ग्रह हैं। वो हैं सबसे पहले तो देवगुरु। गुरु की दृष्टि इस भाव पर इन 3 जगहों से होगी। जन्म कुंडली के इन 3 भावों में अगर गुरु होंगे तो वो इन भावों पर, इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रिय दर्शकों, दशम के गुरु की बहुत अच्छी प्रशंसा की गई है। इनकी दृष्टि से जातक रोग रिपु ऋण इससे मुक्ति पाता है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा। द्वितीय के गुरु की भी बहुत अच्छी प्रशंसा की गई है, रोग रिपु और ऋण से मुक्ति पाता है। ऐसी अवस्था में देव गुरु उसकी सुरक्षा का रास्ता स्वयं बना देते हैं। इसमें और इसमें दोनों में 2 बातें ख्याल में रखनी होती हैं। ऐसा जातक जिसके दशम में देव गुरु बैठे हों, पिता का अपमान न करें, देव ऋषि ब्राह्मण गुरु का अपमान न करें, तो जीवन काल में वो रोग रिपु ऋण जैसी समस्या से कभी नहीं जूझेगा। द्वितीय में बैठे हैं तो मद्यपान मांसाहार न करे, अपने कुटुंब का ख्याल रखे और साथ ही साथ अपने पितृ का आराधक हो, यानी पितृ की आराधना करने वाला हो, तो अपने जीवन काल में रोग रिपु और ऋण जैसी परेशानी से वो कभी नहीं जूझेगा। देव गुरु उसकी रक्षा करेंगे। परंतु 12वें के गुरु को जबकि देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में गुरु की राशि ही वहां बनती है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। क्योंकि 12वें का गुरु जातक को परोपकारी बना देंगे, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं। और रोग रिपु ऋण से भी उसकी रक्षा होगी, इसमें भी कोई 2 मत नहीं। फिर खराब क्यों? असल में देव गुरु बृहस्पति धन के कारक है। देव गुरु बृहस्पति संतान के, ज्ञान के, शिक्षा के, विवाह के, इन सभी चीजों के वो कारक हैं। और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है तृक भाव, यहां पर देव गुरु का चले जाने का मतलब है कि केवल रोग रिपु और ऋण जैसी चीजों से जातक की अगर वो रक्षा करने में ही सामर्थ्यवान हो पा रहे हैं तो ये कतई ठीक नहीं है। मैंने जैसा कहा कि 12वें का गुरु जातक को परोपकारी बनाते हैं, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं। ऐसे जातक का जो धन है वो निसंदेह श्रेष्ठ कार्यों पर ही व्यय होता है, अर्थात पूजा पाठ धार्मिक कृत्य पर ही वो खर्च करता है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जब 12वें पहुंच जाते हैं तो जातक की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, संतान सुख में दिक्कत आना, विवाह होने में परेशानी आना, धन संचित होने में परेशानी आना, और कहीं अगर गलती से देवगुरु राहु इत्यादि के साथ संपर्क में आ जाए तब फिर जातक का कहीं भी चाहे वो जान लड़ा दे कभी उसको यश नहीं मिलेगा। समाज में मानहानि की संभावना बनी रहेगी, उसकी छवि को धूमिल करने का लोग प्रयत्न करते रहेंगे।
तो ये गुरु ठीक नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं कि दसम और द्वितीय के गुरु को मैंने खराब नहीं कहा है, इनकी दृष्टि को ठीक माना गया है। एक और बात, इन 3 भावों में द्वितीय भाव में देव गुरु भावनाश करते हैं, लेकिन भावनाश के सूत्र को हमेशा ध्यान रखिएगा और समझिएगा। एक उदाहरण से समझिए कि आप किसी भी लग्न के हों, अगर आपके गुरु षष्ठेश बनकर के ही द्वितीय में जाकर के बैठे हों तो क्या मैं तब भी गुरु की प्रशंसा करूंगा? देखिए, अगर देव गुरु षष्ठेश बनकर के भी जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि अगर इस पर पड़ रही तब भी मैं गुरु की प्रशंसा करूंगा, लेकिन तब बात थोड़ी सी भिन्न होगी। और वो क्या? तब उस अवस्था में मैं कहूंगा कि देव गुरु अपना संपूर्ण बल जो है आपको रोग रिपु ऋण और विशेषकर ऋण से, क्योंकि द्वितीय पति जाकर षष्ठपति जाकर के द्वितीय में बैठा हो तो धन संग्रह नहीं होगा, तो इसी में अपनी शक्ति को खत्म कर देंगे, इसी में उनकी शक्ति समाप्त होगी। तो आप समझ चुके होंगे देव गुरु का यहां होना कुछ ठीक है, और कुछ ठीक को सबसे जोड़ करके अच्छा तो नहीं ही कहा जा सकता, इसे बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। यहां और यहां से उनकी दृष्टि ठीक है। अब वो ग्रह है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इसका यहां पर हो जाने का मतलब ही है कि ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली है। जहां सभी ऋषियों ने हर ग्रह के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा, मंगल शनि, वहीं शुक्र के लिए भी सबने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहा वीर्य विकारी होगा, रोगी होगा। कारण आप जानते हैं, शुक्र व्यय के, शुक्र भोग के कारक ग्रह हैं, और जब वो व्यय भाव में हो तो निसंदेह जातक व्यय करने लगता है किसके ऊपर? भोग के ऊपर। और भोग किसके ऊपर? अपने ऊपर। आप जानते हैं कि शुक्र जहां बैठते हैं उससे आगे और पीछे दोनों भावों के, आगे के वो रक्षक, पीछे वाले भाव के वो छादक यानी रक्षक हो जाते हैं और आगे वाले भाव की वृद्धि करने लगते हैं। तो अतः शुक्र का इस भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये ग्रह यहां से बैठकर इस भाव को दृष्टि से जब देखता है तो इस भाव में भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होने देता। लेकिन चूंकि ज्योतिष के जो प्रवर्तक ऋषि रहे हैं उन्होंने अगर ग्रहों के प्रभाव को खराब कहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो ग्रहों को समझ नहीं पा रहे थे और आज के इस परिवेश में मैं कोई विशेष शोध करके आप सबके सम्मुख आ गया हूं, मैं कुछ बता दूंगा तो अलग बताऊंगा ना। उनकी कही बात गलत हो ही नहीं सकती, वो जो कहते हैं सब सही ही है। फिर मेरा शोध इसमें क्या है? प्रिय दर्शकों, उन्होंने हमेशा ग्रहों को अलग चश्मे से देखा। उन्होंने ग्रहों को केवल और केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा, और मैं थोड़ा सा अपना चश्मा आपके अनुरूप बनाए हुए हूं, भौतिक दृष्टिकोण वाला चश्मा भी मैं पहन रखा हूं। बस अंतर इतना ही है कि भौतिक दृष्टिकोण होने के चलते शुक्र को उन्होंने 2 बातें अच्छी कही तो 4 बातें शुक्र के लिए भी कुछ खराब कही। ऐसा जातक परस्त्रीगामी कुमार्गामी होगा, कुमार्गामी होगा, वीर्य विकारी होगा, तो रोगी बताया। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मैंने चश्मा पहना हुआ है भौतिकवाद का, और उस चश्मे के दृष्टिकोण से देखूं तो ये सब सुख आज के जीवन का, जहां आपके पास खूब पैसा हो उड़ाने के लिए, खाने के लिए, आनंद में जीवन बिताने के लिए, आपको घूमने जब जाना हो तो आप हवाई जहाज से विदेश चले जाते हो, तो ये सब तो आपके लिए कहीं से खराब तो नहीं ही कहा जाएगा। ये सब सुख शुक्र प्रदान कर देते हैं, और षष्ठ पर दृष्टि डाल करके भी कुछ चीजें तो उत्पन्न होगी ही। क्यों, क्या क्या होगी वो भी जरा जानिए। अब जब इंसान बहुत भोगी प्रवृत्ति का होगा, भोग करेगा, तो रोग उत्पन्न होता है। लेकिन चूंकि शुक्र जब द्वादश के कारक हैं वैसे ही षष्ठ के भी वो कारक हैं, अतः यहां पर उनकी दृष्टि से कोई विशेष नुकसान नहीं, मातुल पक्ष से यानी मामा पक्ष से कोई विशेष संबंध में खराबी नहीं होते देखी गई है। रोग रिपु और ऋण के मामले में मैं कह सकता हूं कि ऋण अब निर्भर करता है आपके लग्न पर कि किस लग्न के हैं आप। नहीं, संभव है कि आप भी कहीं न ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाला अगर सिद्धांत अपनाए हों कि ऋण करके ही घी पी लेना है, तब तो बात ही अलग है। अन्यथा इस भाव पर शुक्र की दृष्टि से ऋण में बर्बाद होते भी लोगों को नहीं देखा गया। रिपु की बात करूं तो हां, जातक गलत चरित्र में पड़े तो स्त्री के कारण वो परेशान भी होता है, फंसता भी, और यहां तक कि जेल भी जाता है, तो उसके रिपु तो बनते हैं। अब ये अलग बात है कि वो निर्भर करता है कि वो किस सोच का है, किस चरित्र का है। और रोग हां उत्पन्न होता है, मधुमेह के रोग की संभावना बनी रहती है, उसके गलत खान पान इत्यादि के कारण, उसके रहन सहन और उसके आचार विचार के कारण, व्यभिचार के कारण वो कहीं ना कहीं वीर्य विकारी भी हो जाता है। पर फिर भी कुल मिलाकर के शुक्र के बारे में सबने अच्छा कहा, मैं भी उसको अच्छा जानता हूं और मानता भी हूं, उसके प्रभाव को महसूस करता हूं, तो मैं जानता हूं कि शुक्र का बारे में होना श्रेष्ठ है, उनकी दृष्टि का यहां पड़ना श्रेष्ठ। और अब हम बात करेंगे उस ग्रह की जो दूसरा वो ग्रह है इस भाव का कारक ग्रह, और वो है शनिदेव। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, और इन 3 दृष्टियों से ये इस भाव को देखेंगे।
आइए समझिए, हम पहले बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव से शनिदेव की दृष्टि का षष्ठ पर पड़ना रोग रिपु ऋण से सुरक्षा देता है। जातक का जो विकास है वो मंद गति से होता है, लेकिन जातक अपने संपूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। ये अच्छी सूचना है, ये बहुत अच्छी सूचना है। तो शनिदेव की दृष्टि नवम भाव पर अगर पड़े और भाग्य भाव से तो कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं। मामा पक्ष से जातक का बिल्कुल नहीं बनता, मामा को उसके कष्ट बना रहता है, या मामा के साथ संबंध नहीं, या मामा से परेशानी या दुराव हो जाता है, लेकिन रोग रिपुरण से उसकी सदैव रक्षा होती है। और यही कमोबेश स्थिति चतुर्थ से भी है, लेकिन ऐसा जातक गृह में कलह करने वाला हो सकता है, घर से उसको सदैव दूर रहना पड़े। और चौथे शनि के बारे में मैंने कितनी बातें बताई हैं, आपको बस वही दोहरा देना है कि चौथे में बैठे शनि की दृष्टि षष्ठ पर पड़ती तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह कलह का वो शिकार रहता है। कई बार वो घर से दूर उसको जाना पड़ता है, कई बार उसके मित्र उसको धोखा दे देते हैं, तो परेशानी है। वृद्धावस्था में अकेले शनि यहां पर कष्टदायी हो जाते हैं। लेकिन दृष्टि की बात करें तो रोग रिपु और ऋण से ये शनि रक्षा करते हैं। 12वें के शनि के बारे में मुझे अगर कुछ कहना हो तो मैं लगभग यही बात कहूंगा कि यहां भी शनि बैठ करके षष्ठ पर जो दृष्टि डालेंगे तो रोग रिपु ऋण से आपकी रक्षा ही करेंगे, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ। और वो क्या क्या है? यहां बैठे शनिदेव की दृष्टि कहां पर पड़ेगी तो तृतीय भाव पर पड़ेगी। यहां बैठे शनिदेव की षष्ठ पर और भाग्य पर दृष्टि पड़ने के कारण 12वें के शनि को बहुत अच्छा नहीं कहा गया। ये शनि अगर जरा आप देखें तो यहां और यहां देखते हैं, इसलिए अच्छा है। ये शनि यहां और यहां देखते हैं, तो इसीलिए इसमें थोड़ी खराबी मैंने बताई। और इस वाले शनि में खराबी ज्यादा है, क्योंकि धन नाश कराने का ही काम करते हैं, धन संचित नहीं होने देते। जातक की वाणी बहुत कड़वी होती है, अपनी वाणी से ही वो लोगों को शत्रु बना लेता है, तो ये ठीक पक्ष नहीं हुआ। षष्ठ पर दृष्टि से रोग रिपु ऋण से उसकी रक्षा तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वयं के भाग्य का या तो वो नाश कर देता है, अथवा वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं हो पाता, अथवा पिता का वो विरोधी हो जाता है, पिता से उसके मतभेद हो जाते हैं, अथवा भाग्य का साथ उसको प्राप्त कम हो पाता है। तो ये दिक्कत बनी रहती है, ये दिक्कत होती है। तो द्वादश के शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, ये ठीक नहीं है। अब मान लिया जाए कि ऐसे शनि शत्रु के मामले में अगर इनकी चर्चा की जाए कि जातक के जीवन काल में शत्रुता की स्थिति कैसी होगी, शत्रुओं से वो जीतेगा या हारेगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जातक प्रबल शत्रुहंता होगा और शत्रुओं से उसको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब दो ग्रह और, ये है राहु। राहु के बारे में अगर आप जाने तो गुरुवत इन्हीं जगहों से राहु इस भाव पर दृष्टि डालेंगे, ठीक नहीं है। कहां से? यहां से बहुत अच्छा है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहती है, लेकिन रोग रिपु ऋण से ठीक रक्षा करेंगे, धन नाश कराएंगे। जातक को मद्यपान मांसाहार ये ठीक है, याद रखिएगा ये वाला ठीक है, यहां ठीक नहीं है। संभव है जातक मद्यपान मांसाहार का आदि, गलत वाणी बोलने वाला, कड़वी वाणी बोलने वाला, कुटुंब सुख से वंचित, गृह में कलह की संभावना यानी दिक्कत, पर रोग रिपु ऋण से ये राहु उसकी रक्षा करेंगे। ये राहु के मामले में ये बात आपको देखने में अच्छी आएगी, परंतु ये राहु ठीक नहीं है, कतई नहीं। ये राहु जातक को कारागार योग दे देता है। जातक अपनी गलतियों के कारण जेल यात्रा करता है और जीवन काल में कुछ ऐसे कर्तव्य कर ही बैठता है जिसके चलते उसको फंसना पड़े और जेल जाना पड़े। 12वें का राहु जातक को बहुत मानसिक रूप से भी अशांत करता है, परेशान करता है, बेचैन करता है। नींद की कमी, दिक्कत, परेशानी जातक के जीवन काल में बनी रहती है। तो अब जब यहां परेशानी होगी तो सीधी सी बात है ये भाव भी पीड़ित होगा। समझिए, अगर आपको जेल जाना पड़े तो जेल ऐसा तो है नहीं कि घर के लोग ऐसे आसानी से, कोई शत्रु बनेगा तभी आप जेल जाएंगे, यानी ये भाव पीड़ित हुआ। आपके व्यर्थ के व्यय होंगे, दवाओं पर व्यय होंगे। जब खर्च अधिक हो तो ऋण की संभावना भी बढ़ जाती है, रोग की संभावना बढ़ेगी जिस पर आपके खर्च होंगे, यानी ये भाव पीड़ित हुआ। तो यहां बैठे राहु के बारे में तो ये तय जानिए कि यहां और यहां इन दोनों भावों में बैठे राहु की जो दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है ये बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। राहु का 12वें भाव में होना किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या शत्रुओं, चूंकि पापक ग्रह हैं तो 12वें में कुछ ठीक करेंगे? हाँ, ऐसा जातक अपने शत्रुओं से लोहा ले सकता है, अंत तक फाइट करेगा, लेकिन फिर भी वो मुसीबत में पड़ता है, उसको दिक्कत आती है। ठीक यही स्थिति केतु की कही जाएगी यहीं से। अब मैं इन्हीं जगहों पर केतु लिख देता हूं, समझ लीजिए आप। केतु के लिए भी इन 3 भावों की अगर हम चर्चा करें तो जरा समझिए। केतु को 12वें का कारक कहा गया है, मोक्ष का कारक कहा गया है, यानी उनकी दृष्टि षष्ठ पर, षष्ठ में राहु होंगे। मैं शुरुआत दशम से करता हूं। दशम के केतु को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हां, राजनीति के मामले में कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। क्यों?
ये इसलिए ठीक नहीं क्योंकि ये गृह कलह की संभावना राहु यहां कर रहे होंगे। तो जब घर से ही परेशान होगा व्यक्ति तो वो क्या बाहरी फाइट करे, क्या बाहरी लड़ाई लड़े। ऊपर से केतु की दृष्टि षष्ठ पर पड़ना उसके जीवन काल में भ्रामक रोग की स्थिति भी उत्पन्न करने वाला होता है। पिता के साथ संबंध में भी व्यर्थ की परेशानी, कोई तीसरा आकर के गलत फहमी उत्पन्न कर जाएगा और पिता के साथ संबंध खराब होंगे। द्वितीय भाव में केतु के 12वें में यही देखने में आया है कि जातक के पास कब कैसा और कितना किस तरह की बात बोलनी है वो समझ नहीं पाता और ऐसी ऐसी बातें बोल करके लोगों को अपना शत्रु बना लेता है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। यानी जब जैसा तब तैसा उसको बोलना नहीं आता है, तो उस अवस्था में वो फंस जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब उसके चलते उसके जीवन काल में शत्रुओं की स्थिति बनी होती है। रोग के मामले में मैं अगर यहाँ से केतु की दृष्टि की चर्चा करूँ तो रोग के मामले में भी उसको परेशानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। एक और बात बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, क्या 12वें का केतु जो कि मोक्ष का कारक है, नोट करिए ये बात, मोक्ष का कारक है, षष्ठ पर उसकी दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाएगा? जवाब है ना, बहुत अच्छा कभी नहीं माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस विषय की गहराई में जरा जाना होगा आपको और समझना होगा। मोक्ष बिना प्रबल वैराग्य के आ ही नहीं सकता और मोह जाल में फंसा व्यक्ति जिसके जीवन में शत्रुओं की संख्या हो रही हो, अपनों का साथ इत्यादि इत्यादि कुछ गड़बड़ियां, वो कहीं नहीं इससे बाहर निकल पाता। तो या तो हम इस केतु की चर्चा ऐसे करें कि यहां पर राहु बैठ करके उसको दुनिया भर से अलग करा दे। अब जरा गौर करिए कि यहां बैठे राहु जीवन काल में रोग रिपुण के रास्ते बना के ही रखेंगे, हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अब या तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में गुरु जैसा ग्रह अत्यंत बली हो, शनि जैसा ग्रह अत्यंत बली हो, जो जातक के जीवन में वैराग्य उत्पन्न कर दे, गुरु धर्म के मार्ग पर ले जाएं और सब चीज वो छोड़ दे, तो निसंदेह 12वें का केतु जो कि मोक्ष का कारक है उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। अन्यथा केतु का 12वें में होना इस मामले में, रोग रिपु और ऋण के मामले में, षष्ठ भाव पर दृष्टि के मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मोक्ष के मामले में तब अच्छा कहा जाएगा जब जन्म कुंडली में शनि गुरु की स्थिति ऐसी हो और जातक कहीं ना कहीं संस्कारी हो, एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां उसके भीतर संस्कार हो। हां, राज परिवार में जन्मे लोग भी बिना किसी संस्कार के सब त्याग कर जंगल में जाते हैं, लेकिन यह अपवाद ही है, सबके लिए इस पर लागू नहीं हम करेंगे इस बात को। पर संभव है कि अगर आपके अंदर संस्कार हो तो वो केतु आपको मोक्ष दे देगा, तब आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, रोग रिपुण के मामले में केतु का भी संबंध षष्ठ से कोई बहुत अच्छा नहीं देखा गया, जातक के जीवन काल में परेशानी बना के रखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये चर्चा आज यहीं पूर्ण कर देते हैं। षष्ठ भाव यानी 1 से लेकर के षष्ठ भाव तक की चर्चा पूरी हुई। अब इधर के सारे भाव बाकी रहेंगे, जब समय मिलेगा, जैसे समय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता है ये, तो जब समय मिलेगा, जैसी स्थिति होगी, मैं बाकी के भावों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, बाकियों को भी दिखा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।